एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पॉलिटी का टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय चिन्ह। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसलिए भी, और एज अ इंडियन सिटीज़न हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश का नेशनल सिंबल क्या है, हमारा तिरंगे झंडे का जो कलर ट्राई कलर है वो क्या इंडिकेट करते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है, वो कौन से संवत पर आधारित है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सिंबल की, राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसे भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इसमें जो सूत्र लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो भी शासकीय कार्य होते हैं तो इसमें अलग अलग रंग के राष्ट्रीय चिन्ह उपयोग किए जाते हैं। जैसे जो नीले रंग का राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो भारत के मंत्रियों द्वारा, जो लाल रंग का राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो राज्यसभा के द्वारा, और जो हरे रंग का होता है वो लोकसभा के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद हो गया कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है? तो अशोक का सहस्तंभ है। और कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। सत्यमेव जयते लिखा है, देवनागरी में लिखा है। देवनागरी लिपि जो हम हिंदी लिखते हैं तो वो कौन सी लिपि में लिखते हैं? हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ओके, चलिए। फिर भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तो उसमें 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर होता है केसरिया कलर, बीच में होता है वाइट कलर और नीचे होता है ग्रीन कलर, और यहाँ पर ब्लू कलर की 24 तीलियां बनी हुई होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियों वाला तिरंगा होता है। ऊपर होता है केसरिया, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक होता है। बीच में सफ़ेद रंग होता है, शांति का प्रतीक होता है। और नीचे हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। और इसमें जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, इसका अनुपात होता है 3:2। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो पहले चौड़ाई दे देगा फिर लंबाई दे देगा, तो आंसर हो जाएगा 3:2। ओके, इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है। फिर राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम है हंसा मेहता। हंसा मेहता जी ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। फिर अभी आपने देखा होगा कि झंडा फहराने की जो संहिता है, मीन्स इसमें कुछ चेंजेस किया गया था। तो पहले इसका नियम 2002 था, लेकिन अभी जब 15 अगस्त आया था और जब झंडा फहराने की बात की गई तो कुछ इसमें चेंजेस किए गए थे। तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे। सभी को आज़ादी दी गई थी झंडा फहराने की, सभी लोग अपने अपने छतों पे, अपने अपने घरों में, गाड़ियों में तिरंगा झंडा लगा सकते थे। फिर देखिए, जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे BN खरे जी, उन्होंने ये घोषणा की थी कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें क्या है? झंडा फहराने का, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। मैंने आर्टिकल वाले 2 लेक्चर्स डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय कितना कितना झुकाया जाता है? हमको पता है कि अगर देश के कोई महान पुरुष जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो 12 दिन के लिए झंडे को झुकाया जाता है। और यदि पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व उप प्रधानमंत्री या पूर्व सॉरी प्रधानमंत्री जी का निधन होता है तो 7 दिन के लिए झंडे को झुकाया जाता है। फिर हमारा जो राष्ट्रीय झंडा गीत है जिसका नाम क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना किसने की? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने की। किसने की? श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी ने की। फिर राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब किया गया? तो 14 अगस्त 1947 को किया गया। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन किया गया। फिर राष्ट्रीय गान,
कभी कभी तो कन्फ्यूज़न राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत के बीच में भी हो जाता है। तो राष्ट्रीय गान, गान कौन सा है? जनगण मन वाला। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम वाला। तो राष्ट्रगान को हमने अपनाया है 24 जनवरी 1950। लेकिन यही राष्ट्रगीत की डेट पूछी जाएगी तो वो 2 दिन बाद है, 26 जनवरी। फिर राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है इससे कि सबसे पहले इसको किस अधिवेशन में किसने रखा था और कब रखा था। तो डेट है 27 दिसंबर 1911। अब देखिए, जनगण मन हम खड़े होके गाएंगे, खड़े होके दोनों पैरों पे खड़े होना पड़ेगा। तो हमें डेट याद नहीं आएगी तो हम कैसे याद कर लेंगे कि जब जनगण मन के लिए खड़े होते हैं तो हमें खड़े होना पड़ेगा, तो दोनों पैरों पे होना पड़ेगा, मतलब दो पैरों के साथ 1911, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। तो क्या आएगा? दो पैरों के साथ मीन 27 दिसंबर और फिर 1911। और कौन सा अधिवेशन था ये? तो कोलकाता में हुआ था अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण दत्त। हम विश्व के नारायण को जनगण मन गाने का काम देंगे। तो विशन नारायण दत्त जी ने सबसे पहले गाया था। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसको प्रकाशित किया था। जब इसका प्रकाशन हुआ था, जब पब्लिकेशन हुआ था, तो ऐसे राष्ट्रगीत के नाम से नहीं हुआ था। ये हुआ था भारत भाग्य विधाता सॉन्ग, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1919 की बात है ये। तो 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और 1919 में मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के नाम से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था। और इसकी जो धुन होती है ये वाली जो जनगण मन अधिनायक वाली जो धुन होती है वो किसने गाई थी? तो वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर, मतलब बनाई थी उन्होंने, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। तो देखिए, हमने कोलकाता अधिवेशन में इसको सबसे पहले प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो किसने किया था? तो वो विश्व के नारायण ने किया था। तो गाने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है जो उसकी ट्यून बना रहा है। तो वो कौन होंगे? कैप्टन राम सिंह होंगे। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अब देखिए, राष्ट्रगीत की बात करते हैं। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। तो ये किसने गाया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। यह प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस उपन्यास के अंतर्गत वंदे मातरम का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कब अपनाया गया? तो हमने जनगण मन को 24 जनवरी को अपनाया था और राष्ट्रगीत को हम 2 दिन बाद, जब हमारा गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को अपनाएंगे, 26 जनवरी 1950 को। और इसको सबसे पहले किसने गाया था? तो देखिए, जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये बहुत पुराना है। ये 1896 की बात है। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी जी, हम ये कार्य किसी, अब ये इतनी पुरानी बात है और ये इतने टाइम पहले के हैं तो बहुत सयाने भी होंगे। तो ये कार्य कौन करेगा? रहीमतुल्लाह सयानी जी करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने गाया था। इस गीत को गाने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगता है। ओके। फिर जब संसद का अधिवेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब संसद का अधिवेशन होता है तो जनगण मन से वो स्टार्ट होगा और जब उसका समापन होगा तो वंदे मातरम गाएंगे। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा कौन सा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर में शक संवत। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा जो है वो कौन से संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है और हम इसे सरकारी प्रयोग में यूज़ करते हैं। और इसको कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। देखिए, 1857 की क्रांति कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी, तो हम उसकी 100 साल की बात कर रहे हैं कि 1957 में। और 22 मार्च को कौन सा इम्पोर्टेंट डेज है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसके पहले मैंने आपको डेज और उनकी थीम, इम्पोर्टेंट डेज और थीम का लेक्चर डाला है, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ओके। तो 22 मार्च 1957 को हमने अपनाया है। संवत है शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर ये कहलाता है। ओके। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी याद कराया जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये सब आपको पता होगा, बट थोड़ा साइंटिफिक नेम वगैरह भी हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है हमारे देश का, जिसका नाम है पाबो क्रिस्टे
टस, पाबो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ का नाम है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। फल सबका फेवरेट मैंगो, आम, जिसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आम जो है ना, आम तो ऐसा है, उसका नाम ही है मैंगो, तो मैग्नी फेरा, हर जगह चक्कर लगाता है आम, हर फेरी में आपको आम मिल जाएगा, और इंडिका पूरे इंडिया में। ओके, तो मैग्नीफेरा इंडिका। फिर बरगद, बरगद का वृक्ष जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है फाइकस बेंथेलेसिस, फाइकस बेंथेलेसिस। फिर राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अब हमें कैसे याद रहेगा कि कब किया गया, तो मैं हमेशा 8 को ठाठ से रिलेट करती हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी के ठाठ बहुत अधिक बढ़ गए। फिर गंगा नदी जब राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई तो गंगा बचाओ अभियान और सफाई अभियान ये सब चालू हो गया। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आप मुझे क्या एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? आपने सुना होगा गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है, इसका जो पानी है वो अगर आप महीनों तक भी रखते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं होते। तो ये तो आध्यात्मिक रीज़न तो ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है, जिसे हम बायोलॉजिकल रीज़न बोल सकते हैं। एक बैक्टीरिया होता है इसके पानी में, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इसके पानी को, सॉरी मीन्स गंगा नदी के पानी को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन डे, हमने डेज वाले में पढ़ा था कि 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, डॉल्फिन डे मनाते हैं। डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लाटेनिस्टा गैंगेटक। गैंगेटिक क्यों है, क्योंकि ये गंगा नदी की डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। इसको कब हम राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करेंगे, 5 अक्टूबर 2009, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करेंगे। अब देखिए 2009 हमें कैसे याद रहेगा, 2008 में तो गंगा नदी को कर दिया गया था, अब 2009, इसके पहले तक कोई जलीय जीव राष्ट्रीय जीव नहीं था। तो किसी ने पूछा कि आपके यहाँ कोई राष्ट्रीय जलीय जीव है क्या, तो हमने कहा नो नो नो। फिर हम करेंगे 5 अक्टूबर 2009 को। ओके, फिर राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु मीन्स हेरिटेज एनिमल, तो हाथी, हाथी जो है वो राष्ट्रीय विरासत पशु है, एलिफास इंडिका, और ये भारत का विरासत पशु है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वर्तमान में किस नेशनल पार्क में, किन किन नेशनल पार्क में हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है। मैंने नेशनल पार्क वाला वीडियो भी डाला है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, याद हो गई होगी। ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं जो अक्सर पता रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कि कब अध्यक्षता की, किसने की, पहली बार किसने गाया, कब प्रस्तुत किया, तो आप इसको 1-2 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।